ये वही है जो धोती पहने, एक हाथ में छड़ी पकड़े, देश की आजादी के संघर्ष में जुटे साबरमती आश्रम के संत और अहिंसा के प्रचारक मोहनदास करमचंद गांधी हैं। सफेद धोती, हाथों में लाठी, जन्मे थे अहिंसा के साथी, खुद बनते वो बदलाव जो दुनिया में देखना चाहते थे। अंग्रेजों से डर के न वो चुप बैठने वाले थे। गुलामी से दिलाई रिहाई, आंखों में छलकती थी सच्चाई। स्वच्छता सेनानी, पाप हो या मैल, सबकी कर दी सफाई। छल कपट से दूर औरों को सही राह पे चलना सिखाया, हिंदुस्तान को आजाद करके दिखाया। और यह है 15 साल के निडर राष्ट्रवादी लाल बहादुर, जिन्होंने आगे जाकर न केवल शास्त्री की उपाधि प्राप्त की, पर साथ ही साथ दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री भी बने। और आज उनके जयंती के अवसर पर हम वो महापुरुष की आत्मकथा आपको सुनाते हैं। शास्त्री, मैं जानता हूँ महबूब नगर में हुआ हादसा बहुत दुखदायक था और इस हादसे ने तुम्हें बहुत पीड़ा पहुंचाई, मगर no reasonable man could have ever foreseen a tragedy like this. The skeleton of this incident are not your alone to bear. That's why I cannot accept your resignation at this point of time, because we have a long way to go and और ये सफर तुम्हारे बिना अधूरा है। एक 144 लोग, इन मासूम लोगों की मौत मेरी अंतरात्मा को सदा सताएगी। इस समय मेरे लिए और मेरे देश के लिए यही उचित होगा कि यह जिम्मेदारी मुझसे कई ज्यादा काबिल व्यक्ति निभाए। हे ईश्वर, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि इस दुखद घटना से पीड़ित लोग मुझे क्षमा कर दें। When it appeared that Nehru seemed inclined to accept the resignation, 30 MPs appealed to Nehru not to let Shastri go. They were of the view that while Shastri should be lauded for having offered to resign, his resignation should not be accepted, as he was not personally responsible for the accident. The mishap was on account of technical failure, for which the Railways Board should take the responsibility. The parliamentarians were clear that the bureaucracy should take the blame and not the political executive. Truly, we can say that Shastri ji was a man of tremendous integrity after listening to this incident. मैं लाल बहादुर शास्त्री ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूँगा। मैं भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। 9 जून 1964 वो ऐतिहासिक दिन था जब भारत ने अपने दूसरे प्रधानमंत्री को शपथ लेते हुए देखा। मुगल सराय में जन्मे वो छोटे कद के लाल बहादुर शास्त्री ने आज वो ऐतिहासिक शपथ ग्रहण की, जिससे भारत में एक नए दौर का शुरुआत हुआ। अपने उस विराट और विनम्र व्यक्तित्व से शास्त्री जी ने सभी देशवासियों का दिल जीत लिया। उन्नीस का समय था। डेयरी फार्मिंग भारत में खस्ता हालत में थी। हमारे नए प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को तब आनंद के एक गांव अजयपुरा में पशु चारे की एक फैक्ट्री उद्घाटन के लिए बुलाया गया था। उस समय भारत में एक नया क्रांति संग्राम श्वेत क्रांति ने जन्म लिया, जिसने भारत में खाद्य और दूध उत्पादन का पूरा नक्शा ही बदल दिया। सुनो, हमारे लिए कोई खास बंदोबस्त करने की जरूरत नहीं है। हम गाँव में गाँव वालों के साथ रहना चाहते हैं। इसी शर्त पर मैं नई फैक्ट्री का उद्घाटन करूंगा। शास्त्री की इच्छा को ध्यान में रखते हुए होम मिनिस्टर हेरेडिया ने एक योजना बना ली और शास्त्री जी ने गांव वालों के किस्से सुनकर रात बिताई। खेती के लिए यहाँ का वातावरण कैसा है? साहब, वातावरण काफी सूखा सूखा है। मुश्किल से ही 2 बारी खेती बाड़ी हो जाती है।
यहाँ के मवेशी कितना दूध देते हैं? तकरीबन 15 लीटर। कुरियन, मुझे ये बताओ, ना ही यहाँ का वातावरण इतना खास है, ना ही मवेशी इतना दूध दे पाते हैं, तो आनंद की प्रगति का कारण क्या हो सकता है? हमारे प्रगति का सिर्फ एक ही कारण है, हमारे पूरे दूध उत्पादन क्षेत्र के मालिक और कर्ता धर्ता यहाँ के किसान ही है, इसीलिए सारा फायदा उन्हीं को मिलता है। अरे वाह कुरियन, अगर इतनी ही बात है तो ये व्यवस्था तो पूरे भारत में लागू हो सकती है। मुझे विश्वास है कि भारत एक दिन दूध उत्पादन में कामयाब रहेगा और इस मंजिल तक पहुंचने के लिए भारत सरकार का तुम्हें पूर्ण सहयोग रहेगा। देखते ही देखते ऑपरेशन फ्लड भारत के कोने कोने में लागू हो गया और शास्त्री जी का वो सपना हकीकत में तब्दील हो गया। Many innocent Indian villagers were killed. The whole world seems to have woken up. Now it seems a very unrealistic situation to me. युद्ध के वो दिन थे, हाल ही में लगे जय जवान जय किसान के वो नारे ने देश को सुदृढ़ एकता से जोड़ दिया। ये दो नारे मैं समझता हूँ कि आज हमारे देश के लिए जरूरी है, एक जय जवान और एक जय किसान। राष्ट्रवादी भावना ने हर भारतीय के दिल पर राज किया और हमारे निडर और बहादुर सिपाहियों और अखंड भारत के भावना का ही नतीजा था कि भारत पाकिस्तान का यह युद्ध शांतिपूर्वक समाप्त हो गया। चाह नहीं थी राजमहलों में रहने की, पर देश के लिए कुछ कर जाने की। चाह नहीं थी सांसद की गद्दी संभालने की, पर सांसद को जनता का बनाने की। चाह नहीं थी देवता बनने की, बस औरों के दुख को मिटाने की। अगर यही होती है एक योद्धा की निशानी, तो महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का भी नाम शामिल है। सभी वीर देशभक्तों को हमारा नमन है। साथियों, आज सवेरे 3:30 बजे भारत और पाकिस्तान में लड़ाई बंद हो गई। पाकिस्तान ने हमारे देश में हमलावरों को 5 अगस्त को भेजकर ये लड़ाई शुरू की थी। अब ब्लैकआउट नहीं रहेगा, अंधेरा नहीं रखा जाएगा। लेकिन यह न समझिए कि पूरी शांति हो गई। हमें गंभीरता से विचार करना है कि इस समय क्या स्थिति है और आगे क्या हो सकती है। जैसा आप सब जानते हैं, लड़ाई बंद करने में 15 घंटे की देर हुई, क्योंकि पाकिस्तान इसके लिए देर से राज़ी हुआ। लड़ाई बंद करने के थोड़ी ही देर पहले हम जानते हैं कि पाकिस्तान ने कितना अनुचित और बेरहमी का काम किया। दिन दहाड़े अमृतसर की शहरी जनता पर बमबारी करना ऐसा काम है जिसकी कड़ी से कड़ी निंदा की जाएगी। हम तो चाहते हैं और हमारी सदा ख्वाहिश रही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच शांति रहे, लेकिन हम असलियत के ओर से भी आंखें बंद नहीं कर सकते। मैं साफ कह देना चाहता हूँ कि अगर पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर राज्य पर, जो भारत का अटूट हिस्सा है, या हमारे किसी और इलाके पर फिर से हमला करता है, तो हम उसकी पूरी ताकत और मजबूती से मुकाबला करेंगे। इस बारे में कोई शक और संदेह नहीं रहना चाहिए। ये हमारी पक्की नीति है और इस पर दृढ़ता मजबूती के साथ अमल किया जाएगा। शास्त्री जी का नाम आते ही हम भारतवासियों के मन में असीम श्रद्धा का भाव उमड़ पड़ता है। उनका सौम्य व्यक्तित्व हर देशवासियों को गर्व से भर देता है। लाल बहादुर शास्त्री की यही विशेषता थी कि बाहर से वह अत्यधिक विनम्र दिखते थे, पर भीतर से चट्टान की तरह दृढ़ निश्चयी थे। जय जवान जय किसान के वो नारे उनकी इसी विराट व्यक्तित्व की पहचान है। राष्ट्र के प्रति उनकी निस्वार्थ तपस्या का ही प्रतिबिंब था कि संक्षिप्त 19 महीनों के कार्यकाल में भी जवान और किसानों को सफलता के शिखर पर पहुंचने का वो मंत्र दे गए। 10 जनवरी 1966 को भारत के प्रधानमंत्री शास्त्री जी और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान ने ताशकंद में 17 दिन के उस भयानक भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद एक अग्रीमेंट साइन करके शांतिपूर्वक राजनीतिक संबंध पुनः स्थापित किए। पर अगले ही दिन भारत को एक बड़े झटके का सामना करना पड़ा। 11 जनवरी की सुबह हो गई। लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई थी। इस
खबर ने न केवल भारत को बल्कि पूरे विश्व को हिला दिया था। कुर्ता भी सफ़ेद और टोपी भी, उसी तारीख पर जन्मे थे ये दूसरे हीरे भी। दिल साफ प्रेम से भरा, हर जाति के लोगों की इज्जत करता रहा। बचपन था बहुत कष्ट भरा और यहीं से दृढ़ निश्चय उभरा। जय जवान जय किसान के नारे लगाता, हर जरूरतमंद को पानी पिलाता। दूध क्रांति से भारत को बढ़ाया प्रगति की ओर और जोड़े रखी एकता की डोर। भारत पाक युद्ध की जीत थी देश के लिए गर्व की बात, पर शायद ही कोई जानता है कि इसके पीछे था शास्त्री जी का हाथ। मुझे आज उनकी वो प्रसिद्ध लाइनें याद आती हैं। There comes a time in life of every nation when it stands at the crossroads of history and must choose which way to go. उनकी इस मिस्टीरियस डेथ के पॉसिबल रीजंस को ढूंढने के लिए और जानने के लिए हमने आज एक पैनल कमेटी बैठाई है। Or was it a state-sponsored murder? Good morning, everyone. I am Ishna Bhatt, your host, and today I am here with the co-authors of the book Who Killed Shastri? Historian who was personally involved in Shastri's death mystery, Niharika Rahamdale. Postmortem specialist, Dr. Shashin Ladda, retired intelligence official Krupa Tathed, and renowned journalist Arnav Yadav. They have been invited here today to have a discussion on why Shastri's death was a murder. I would like to request Miss Niharika to put some light into this matter. So let us start this by talking about the living arrangements. First off, the accommodation was changed at the last moment. Why? I would also like to point out that Shastri Ji's usual cook Ramnath had also been changed. It sillily implies that his new cook Jan Mohammed could have been behind the death of the Hindu Prime Minister. We all are also aware about Shastri Ji's health conditions and that he had had several heart attacks in the past. So why wasn't oxygen available in his room? A thermos was lying on the dressing table in a corner of the room. It looked like Shastri Ji tried to open it. There was also no bell in his room, so he could not reach out to any sort of help. The Tashkent files alleged about Shastri's death was in fact true. Was Shastri's death unnatural? Was he poisoned? Were the Soviet or American secret services behind his assassination? Or was he killed by those who wanted Indira Gandhi to become India's Prime Minister? Now let's move on to Dr. Shashin Ladda. Thank you, Ishna. So I would like to talk a bit about his body after his death. His body had taken a dark blue hue, even though the PM had been dead for barely a few hours. There were also some white patches on the face. Certain cut marks were noted in the stomach area and on the back of his neck. It was elucidated that the cut in the stomach was made for introducing the embalming fluid in the body. The existence of any incision on the neck was flatly denied, despite the fact that the family members, among others, clearly saw the cut. Now there is no reason why they should be disbelieved. From the photographs of dead Lal Bahadur Shastri, a strong suspicion arises that it may be a case of death due to some vegetable poison, namely aconite, acting on the heart, which can be excluded only by a thorough and detailed medico-legal post-mortem examination. But again, suspicions cannot be confirmed if there was no post-mortem, right? Now, bluish discoloration means reduced hemoglobin, which further indicates either poisoning or asphyxial death. Bloating, a sign of putrefaction, occurs in freezing cold temperature only after 48 hours, whereas Shastriji's body was embalmed and brought to India the very same day he died in Tashkent. Also, we have to note that the post-mortem can be conducted even after embalming. In India, it is mandatory to perform an autopsy upon any death falling under the provisions of inquest as per sections 174 and 176 of the Code of Criminal Procedure, CRPC 1973, and so on. Now, there are even provisions of exhumations and second autopsies too. A sitting Prime Minister of a major democracy dies in a foreign country under suspicious circumstances. Not even post-mortem was conducted. No autopsy. How is this even possible? Therefore, I leave you all with a single question. Who killed Shastri? I would now like to request Ms. Krupa to continue with the discussion.
Okay, so now let's talk about the aftermath of Shastri's death. After Shastri's wife's allegation and the public pressure, the government started a case and called upon an investigation. Two witnesses were called, his doctor and his personal assistant. But Shastri's doctor passed away in a mysterious car accident while traveling to testify in Shastri's death case. Well, that's unfortunate, we might have thought. But then again, Ramnath, Shastri's personal assistant, also met with an accident on his way to testify in court. He was alive but lost his memory. Before going to testify, he went to Shastri's wife and told her, "ये बोझ मेरे दिल पे बहुत सालों से है, आज मैं इसे हल्का करूंगा." Gregory Douglas, who interviewed a CIA operative, Robert Crowley, who claimed that CIA was involved in eliminating Homi Bhabha, and also there were claims that CIA was involved in Shastri's death. Crowley said that USA was wary of India's rigid stance on nuclear policy and of then Prime Minister Lal Bahadur Shastri, who wanted to go ahead with nuclear tests. He also said that the agency was worried about the collective domination of India and Russia over the region, of which strong deterrent was required. At last, we have Miss Arnavi Yadav. Hours after Shastriji's demise, conspiracy theories came up and have stayed ever since. Even his wife believed that Shastri was poisoned and wrote a book about his tragic death. He was eulogized as a national hero and the Vijay Ghat was established in his memory. The Indian government provided no information about his death and the media was told to keep mum about this. The conspiracy was even covered in the Outlook magazine. Anuj Dhar, the author of CIA's Eye on South Asia, requested the document to be declassified under the Right to Information Act, but the PM's office refused to do this. After this, Kuldeep Nair had also requested the same, only to be rejected by the reason of it may ruin public relations. PM's office answered two questions saying it was only one classified document pertaining to the death of Shastri, which were quite irrelevant. They said that there was no added postmortem by the USSR. To conclude, we'd like to say Shastri was a great man and his death deserves justice. We have filed a petition at the Supreme Court to launch a full-fledged investigation. If you wish to support us, please buy and read our book. Each book bought will be considered as a signature. Let's get this man justice. I would like to thank each one of you for such a fruitful discussion. Your perspective on the case has truly enlightened us. Who Killed Shastri is now available in the bookstores near you. Definitely go and purchase it. It is worth a read. Thank you. ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, कोई गम की आँच आने नहीं दो, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन।